हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल URF 2020। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट इन इट्स ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल दैट सराउंड्स अस। एनवायरनमेंट एक ऐसा कवर है जो हमारे चारों ओर हमें घेरे हुए होते हैं। Environment is our basic life support system. Environment हमारा basic life support system होता है क्योंकि it provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Environment जो होता है वो हमारा basic life support system होता है क्योंकि ये हमें provide करता है क्या? हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी, फूड जो हम खाते हैं और जहाँ हम रहते हैं वो भूमि। ये सभी चीज़ें एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल होती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ मैन मेड थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, आवर लिविंग्स। एनवायरनमेंट में ही और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और लार्ज वेराइटी ऑफ मैन मेड थिंग्स मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है वैसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। Thus, environment has both natural and man-made elements. इस तरह से एनवायरनमेंट में दो टाइप के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा प्रोवाइडेड होता है और मैन मेड जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर bifurcated into two groups, that is the physical environment and the biological environment. अब नेचुरल एनवायरनमेंट भी दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। द फिजिकल एनवायरनमेंट includes all non-living things like land, water and air. फिजिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो लैंड, वाटर एंड एयर, ये सारी फिजिकल एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट includes all living things such as plants and animals. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सभी लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स और एनिमल इंक्लूडेड होते हैं, आते हैं। मैन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हु सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायर्ड नीड्स फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। और हमारे एनवायरनमेंट में सबसे जो सुपीरियर माना गया है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट वो है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में उपलब्ध चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं और बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में कनेक्शन बनाए रखते हैं। द टू कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज़ द फिजिकल and the biological, are largely interdependent and cannot be separated. जो दो कंपोनेंट्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के कौन कौन से हैं? तो फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये दोनों आपस में लार्जली इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में निर्भर है और इस तरह से निर्भर है कि इन्हें सेपरेट किया नहीं जा सकता। Any major change in the physical environment is bound to bring a change in the accompanying biological environment. अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में उस फिजिकल एनवायरनमेंट में आए हुए चेंजेस के साथ चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे में निर्भर है। द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल। और जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज करते हैं तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज होना या तो सडनली हो जाता है
या ग्रेजुअल या धीरे धीरे होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक्स ईयर टुगेदर एंड कैन नॉट बी विजिबल थ्रू आवर सेंसेस। जैसे डेवलपमेंट ऑफ सॉइल की बात करें तो वो बहुत ही लंबा समय लेता है, जिसे हम अपने सेंसेस से अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, सम चेंजेस आर वेरी सडन। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो कुछ चेंजेस बहुत ही सडन होता है, मतलब अचानक से होता है। लाइक द चेंजेस brought about by the occurrence of an earthquake or volcano etc. जैसे कि वोल्केनो, अर्थक्वेक, भूकंप, ये सब को हम लोग तुरंत सडनली महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 4 स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। The natural environment can be broadly divided into 4 spheres, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उन्हें और भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। ईच ऑफ दिस इज यूनिक in its own way and supports other in sustaining life forms on our planet called the Mother Earth। ये चारों पार्ट जो हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, वो मदर अर्थ, हमारी मदर अर्थ में लाइफ को सस्टेन बनाए रखने में मदद करती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड the importance of each sphere of the natural environment। चलिए हम एक एक करके इन्हें अब समझते हैं। Lithosphere। The literal meaning of lithosphere is the sphere of rock। लिथोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ है स्फीयर ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानों से बना हुआ स्फीयर। The Earth's solid layer is called lithosphere। जो अर्थ का सॉलिड लेयर है जिसमें रॉक्स पाए जाते हैं, उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। The lithosphere is about 100 किलोमीटर in thickness। लिथोस्फीयर की अगर थिकनेस की बात करें तो वो 100 किलोमीटर्स होता है। The uppermost part of the lithosphere is comprised of rocks rich in silica and aluminium called sial। The uppermost part of the lithosphere, लिथोस्फीयर के जो मैक्सिमम पार्ट होते हैं वो रॉक से बने होते हैं। जो चट्टानें, जो रॉक्स सिलिका और एल्युमिनियम से बने होते हैं, और उन्हें हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? उन्हें सियाल, SIAL, सियाल नाम से पुकारते हैं। बिलो द सियाल लेयर द रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड आर कॉल्ड सीमा। और सियाल लेयर के बाद हमारा दूसरा लेयर सीमा लेयर आता है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, विच इज़ जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशियन बेसिन्स। और जो हमें ओशियंस के बेसिन, मतलब बहुत ही गहराई में पाया जाता है ये। Thus, lithosphere is that part of the earth which provides us land over which we live। इस प्रकार से हम कह सकते हैं lithosphere is that part of the earth। lithosphere अर्थ का वो पार्ट है which provides us land over which we live, जहाँ पे हम रहते हैं। It provides soil for the plants and it also a source of all the mineral wealth। ये प्लांट्स को सॉइल, मिट्टी प्रोवाइड करती है और मिनरल्स के
भी स्रोत होते हैं, मतलब इनमें मिनरल्स भी पाया जाता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ एयर। लिटरल मीनिंग एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पे हवा हो, स्फीयर ऑफ एयर। The atmosphere is comprised of a mixture of gases which forms an envelope around the earth। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है जो अर्थ को घेरे हुए होती है। इट इज़ अ gaseous envelope extending about 1600 किलोमीटर above the earth surface। और एटमॉस्फेयर का रेंज जो होता है वो अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर above होता है, ऊपर होता है। वो एटमॉस्फेयर का स्फीयर होता है, भाग होता है। ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर 99% exist within 32 किलोमीटर of height from the earth surface। और एटमॉस्फेयर का 100% एयर में, एयर मिक्सचर ऑफ एयर जो होता है उसका 99% जो होता है वो एग्जिस्ट करता है 32 किलोमीटर तक, और बाकी 1% उसके ऊपर तक। Among the four major elements of the environment, atmosphere is the most dynamic in nature, where changes occur not only from one season to another but also within a short period of time, say a few hours। इन्वायरमेंट के चारों जो मेजर पार्ट्स है उसमें से एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ही डायनेमिक, मतलब बहुत ही चेंजेस आने वाला, मतलब इसमें सडनली हमें चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि हमें चेंज कोई सीजन पे देखने को ही नहीं मिलता है, बल्कि किसी एक घंटे का जो मौसम होता है वो दूसरे घंटे से अलग होता है, सडनली चेंज होते रहता है। इसीलिए इसे मोस्ट डायनेमिक इन नेचर कहा गया है। जहाँ पे चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होता है उसे डायनेमिक इन नेचर कहते हैं। दिस सडन चेंजेस प्रोड्यूसेस चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विच अफेक्ट्स आवर लाइफ बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। और इन सडन चेंजेस की वजह से एटमॉस्फेयर में जो होती है सडन चेंजेस, इन डायनेमिक और सडन चेंजेस की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर refers to the sphere of water which is present in ocean, rivers, lakes and other water body on the earth surface। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है पानी वाला क्षेत्र, स्फीयर ऑफ वाटर, विच इज़ प्रेजेंट इन ओशन, जो कि ओशन में अवेलेबल होता है। हाइड्रोस्फीयर कहाँ पे होगा? तो ओशन में होगा, रिवर में होगा, लेक में होगा, क्योंकि वहीं पे हम लोगों को पानी मिलता है। एंड अदर वाटर बॉडीज़ ऑफ द अर्थ सरफेस, और जितने भी अर्थ सरफेस में वाटर बॉडी है उन्हें हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द प्लैनेट अर्थ इज़ ऑफन called the water planet or the blue planet because of abundance of water on its surface। The planet earth, जो हमारी अर्थ है, उसे हम लोग वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट कह के पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे abundance of water, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सी एंड ओशन कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो भी लेक्स, रिवर, सी ये सब होते हैं वे 71%
कवर करते हैं अर्थ सरफेस का, अर्थात हाइड्रोस्फीयर कवर करता है पूरा 71% अर्थ सरफेस का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। हमारी पृथ्वी दो हेमिस्फेयर्स में बटी हुई है। ऊपर का भाग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे का भाग सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में भी जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता है। इट इज़ estimated that 43% of the total area covered by water lies in the northern hemisphere, whereas the remaining 57% lies in the southern hemisphere. ऐसा देखा गया है कि ऐसा बोला जाता है कि 43% जो टोटल एरिया है वाटर बॉडी का वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, जबकि रिमेनिंग 57% जो होता है वो सदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। ओशन होल्ड्स 96.5% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, और पानी का 96.5% जो भाग होता है वो हमारा ओशियंस में पाया जाता है। रेस्ट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। और उसके बाद जो पानी बचता है वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर्स में आएगा, रिवर्स में, लेक्स में, और वाटर वेपर्स जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है, और फॉर्म ऑफ आइस, आइस में जो भी आइस के रूप में जो भी जमे हुए हैं पानी उसके रूप में आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो फ्रेश वाटर जो हम यूज़ करते हैं उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो ओशन में रहता है, जो हमारे यूज़ का जनरली हम लोग जो भी जनरल डेली यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स दैट स्फीयर ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पे लाइफ हो। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कंट्रैक्ट बिटवीन ऑल द अदर थ्री स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जो कि सभी अदर थ्री जोन के बीच में पाया जाता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। Most of the living organisms like plant, animal, microbes present on the earth are found on or near the earth's surface of the land, water and air. Most of the organisms like plant, animals, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स, छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो या तो अर्थ पे अवेलेबल होते हैं या तो अर्थ के नीचे, मतलब अर्थ के नज़दीक ही अवेलेबल होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बींग को माना गया है। दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट। क्यों? क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट, वे इसे चेंज करने में सक्षम है इसलिए। द अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़, और हमारी जो पृथ्वी है वो डाइवर्सिटीज़ से भरी हुई है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स देखने को हमें मिलते हैं। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे बहुत सारे लैंड्स फॉर्म मिलते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया। सॉइल के टाइप्स भी मिलते हैं हमें देखने के लिए, रेड, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। प्लांट्स के भी बहुत सारे वेराइटीज़ मिलते हैं और एनिमल्स के भी बहुत सारे वेराइटीज़ मिलते हैं, इसलिए देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड्स, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस प्रोसेस of diversification has occurred largely over a long period of time, resulting in the emergence of new species of plant and animals. The process of diversification has occurred largely over the
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये जो डाइवर्सिटी का प्रोसेस है वो बहुत लंबा समय लेता है चीज़ों को चेंज करने में और एक नए जीव को उत्पन्न करने में, चाहे वो प्लांट्स स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो। दिस चेंजेस क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। और जब वो नए नए चीज़ें पृथ्वी पर आ जाती हैं और उन्हीं के टाइप को हम लोग डाइवर्सिटी कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड the Wildlife Protection Act in 1972 to protect and conserve this biodiversity। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। कब लागू किया? तो 1972 में। क्यों लागू किया? तो प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। हमारे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उन्हें सेफ रखने के लिए, कंजर्व प्रोटेक्टेड रखने के लिए उन्होंने एक एक्ट लाया 1972 में। अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। और इस एक्ट के अंडर जो अवैध शिकार होता है और पशुओं का शिकार करना और जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका शिकार करना प्रोहिबिटेड था, मना था। वायलेशन ऑफ दिस एक्ट इज़ ए पनिशेबल क्राइम अंडर लॉ। और जो कोई भी इस लॉ को तोड़ता है या तोड़ेगा उन्हें पनिशेबल क्राइम के अंडर रखा जाएगा, मतलब जिनकी एक कड़ी सज़ा होगी इन रूल्स को तोड़ने के लिए। It is not only the duty of the government to protect and preserve wildlife, but all of us are responsible। यह हमारी सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो हमारे कंट्री या फिर हमारी पृथ्वी की डाइवर्सिटी को बनाए रखे, बल्कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि हम अपने आसपास या फिर हम अपने अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में सरकार की मदद करें। डू यू नो सम क्रिटिकली endangered species of animal in India: forest owlet, Ganga shark, tiger toad, flying frog, leatherback turtle, etc. ये सभी जीव जो हैं, जो फॉरेस्ट आउलेट है, गंगा शार्क है, टाइगर टॉड है, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदर टर्टल, ये सारे इंडेंजर स्पीसीज़ है। मतलब इनकी जो स्पीसीज़ है, प्रजाति है, उन्हें अगर कंजर्व ना किया गया तो उनकी संख्या अब पृथ्वी में कम हो जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब उनकी संख्या या उनका अस्तित्व पृथ्वी में नहीं रहेगा। हमारे आने वाले जनरेशन उन्हें नहीं देख पाएंगे। प्रेजेंटली देयर आर 102 नेशनल पार्क एंड 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। अभी प्रेजेंटली 102 नेशनल पार्क्स हैं और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया में। ये सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट आर वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट, consume or utilize different plants and animals species existing on the earth's surface। ह्यूमन बीइंग जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट का, वही एक ऐसा इक्विपमेंट भी है जो कि इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट, बर्बाद कर रहा है। क्यों बर्बाद कर रहा है? तो ह्यूमन बीइंग्स अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जंतुओं को अपने उपयोग में लाते हैं। इस कारण से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे जीव जंतु इस वजह से खतरे में आ जाते हैं। इट इज़ द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम दैट वी शुड लिव इन हार्मनी विथ आवर सराउंडिंग। और अगर हम अपने आसपास की या अपने पृथ्वी की डाइवर्सिटी को बनाए रखना चाहते हैं
तो हमें अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करना बंद करना पड़ेगा और हार्मनी के साथ रहना पड़ेगा, मतलब मिलजुल के रहना पड़ेगा। दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट एंड टू प्रोड्यूस न्यूअर वन इन द कोर्स ऑफ टाइम। और ऐसा करने से हमारी जो पृथ्वी है वो नए नए स्पीसीज़ को बनाने में सक्षम हो पाएगी और एक समय के बाद डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स की उत्पत्ति होगी, जिससे हमारे बायोडाइवर्सिटी में भी इंक्रीमेंट होगा। कीवर्ड्स भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज़ अ वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी मिलकर बना होता है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब वेराइटी ऑफ लाइफ, पेड़ पौधों के प्रकार, एनिमल्स के प्रकार और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकारों को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। माइक्रोब्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। नेशनल पार्क किसे कहते हैं? ए वेल demarcated reserved area for the protection of wildlife। नेशनल पार्क एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया रहता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जीव जंतु को प्रोटेक्शन दिया जाता है। इट डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी, और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं किया जाता है। ओशन किसे कहते हैं? वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैलिन वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। खारे पानी के समूह को, जो खारा पानी होता है ओशन में, मतलब वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैलिन वाटर, मतलब वहाँ पे ओशन में बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि सैलिन होता है, खारा होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसे कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज a geographical area meant for the conservation of biodiversity. Limited human activities are permitted. एक जियोग्राफिकल एरिया होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहाँ पे बायोडाइवर्सिटीज़ को बचा के रखा जाता है और वहाँ पर भी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ किए जा सकते हैं। That's it for today. Thank you so much.